प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान आज कई तकनीकों और पहलों की शुरुआत की। देश में कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पीईटी और पीपीएसटी की प्रवेश परीक्षा कल ली जाएगी। और पोला पर्व के अवसर पर दुर्ग और कांकेर जिले के संभलपुर में आयोजित की गई बैल दौड़ स्पर्धा, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान कई तकनीकों और पहल की शुरुआत की। उन्होंने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोश और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा भी जारी की। उन्होंने निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू किए। यह पोर्टल शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवकों, दानदाताओं और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों CSR योगदान करने वालों की सुविधा बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई विभिन्न तकनीकों और पहल से क्षेत्र का भविष्य उन्नत होगा। ऐसी ही एक पहल स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा से न केवल शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि ये विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार भी करेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुश्किल समय में कार्य के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी शिक्षकों को बधाई दी। विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी उपस्थित थे। रेलवे ने कल से कम किराए के साथ नई AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में पहली बार C3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच लगाया गया। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई AC 3 टियर इकोनॉमी कोच में 72 के बजाय 83 बर्थ होंगी। इसका किराया 3AC की तुलना में 8% कम रखा गया है।
रेल मंत्रालय ने बताया है कि 2 और रेलगाड़ियों नई दिल्ली लखनऊ एसी स्पेशल और लखनऊ मेल के साथ भी नया 3 एसी इकोनॉमी कोच लगाया जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला शुरू में 50 नए इकोनॉमी कोच बनाएगी और रेलवे ने विभिन्न जोन में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यह सेवा प्रदान करने की तैयारी कर ली है। कोच और शौचालय में विकलांगों के लिए व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध है। रेल यात्रा अधिक आरामदायक बनाने के लिए सीटों और बर्थ का मॉड्यूलर डिजाइन बनाया गया है। इससे कोच का वजन कम होगा और रखरखाव भी बेहतर होगा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 69 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया है कि कल 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल करीब 32,000 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,92,864 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1 करोड़ 51,17,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए। वहीं 11 जिलों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला। राज्य में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। राज्य में इस समय 354 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित पीईटी और पीपीएसटी की प्रवेश परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रथम पाली में पीईटी प्रवेश परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक तथा द्वितीय पाली में पीपीएसटी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक संचालित की जाएगी। पीईटी की परीक्षा रायपुर शहर के 11 परीक्षा केंद्रों में तथा पीपीएसटी की प्रवेश परीक्षा 14 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। वहीं उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को टालने से इंकार करते हुए कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इसकी तारीख में बदलाव करना अनुचित होगा। नीट यूजी 12 सितंबर को होनी है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि यदि छात्र कई परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता तय करनी होगी और अपना विकल्प चुनना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हो सकती जिसमें परीक्षा की तारीख से हर कोई संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला कल प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दुर्ग जिले के मणियापार में भी इस दौरान पोला महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण खेलों के अनोखे रंग देखने को मिले। महोत्सव में बैल दौड़, गेड़ी, फुगड़ी, मटका फोड़ और बैल सजाओ प्रतियोगिताओं में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव की शुरुआत नंदी की पूजा अर्चना से की गई। इस दौरान बैल दौड़ प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में बैल मालिक अपने अपने बैलों के साथ स्पर्धा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पोला महोत्सव के संयोजक डॉक्टर सुनील साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति को सुरक्षित रखने विगत कई वर्षों से गांव में यह आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ये पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं, पूरी देश की जो पौराणिक संस्कृति है उस पर आधारित यह महोत्सव है और मूल रूप से यह किसानों का उत्सव है। किसानों का इसलिए उत्सव है कि किसान अपने किसानी कार्य को सब संपन्न करने के बाद जिस तरीके से वो धान में अपनी फसल लगाता है, खेतों में अपनी फसल लगाता है और सब धान के जो कार्य होते हैं, बुआई से लेके निंदाई वगैरह जो कार्य होते हैं वो संपन्न करने के बाद अपने बैल भी फ्री हो जाते हैं और कार्यों से। उसके पश्चात ये कार्यक्रम किया जाता है। वहीं कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड के संबलपुर में भी पोला पर्व के उपलक्ष्य में बैल दौड़ का आयोजन किया गया। संबलपुर की सरपंच अनिता रावटे ने बताया कि पोला पर्व में बैल दौड़ के आयोजन के दौरान गांव में मेले जैसा माहौल रहता है। इस स्पर्धा में 10 से अधिक बैलों ने भाग लिया। बहुत प्राचीन काल से ही इस गांव में ये बैल दौड़ का परंपरा रखा गया है, जो सदियों से है और बहुत सुख है और बहुत नाम चलता है इस गांव का कीर बैल दौड़ के नाम से। आसपास के लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। मेला जैसा लगता है पोला के।
गौरतलब है कि ग्राम संभलपुर में करीब 250 वर्षों से पोला पर्व के दौरान बैल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मस्तिष्क के विकास के लिए सही और पूर्ण पोषण का विशेष महत्व है। गर्भस्थ शिशु और जन्म के बाद शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए आहार में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। शिशु के जीवन के शुरुआती साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस पर निर्धारित होता है शिशु का स्वास्थ्य और उसका विकास। मस्तिष्क के विकास के लिए सही पोषण मिलना बेहद आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उनके शारीरिक और मस्तिष्क दोनों के विकास का ध्यान रखा जाए। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। बच्चे के मस्तिष्क के सही विकास के लिए उसको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि रोगों से बचाव किया जा सके। बच्चे के मस्तिष्क का विकास बेहतर हो, इसकी शुरुआत गर्भावस्था से पहले ही हो जानी चाहिए। सही पोषण शिशु के मानसिक विकास के लिए आधार है। मस्तिष्क के विकास के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिपिड। माता के दूध, कुछ एल्गी, अंडों और मछलियों से ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध किए जा सकते हैं। अतः सभी अभिभावकों और चिकित्सकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के संतुलित आहार में इन पोषक तत्वों का समावेश भी किया जाए, ताकि उनका संपूर्ण सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। गर्भावस्था से लेकर शिशु के शुरुआती सालों में उसके पोषण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बच्चे को पौष्टिक आहार दें जिससे उसके मस्तिष्क का विकास ठीक हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को बुलाया गया था। महात्मा गांधी लंदन में 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत के भावी संविधान पर ब्रिटेन में चर्चा का आधार बनी। ये विचार विमर्श 3 सम्मेलनों में कई बैठकों के दौरान हुआ। इन सम्मेलनों को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ, जिसमें सभी भारतीय प्रांतों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। सम्मेलन असफल रहा और संविधान या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। विचार विमर्श के हिसाब से ये छोटा सम्मेलन था और ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं था। इसमें न तो कांग्रेस शामिल हुई और न ब्रिटिश लेबर पार्टी। गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर आई, जिससे भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।